अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या मतलब है? बाई का मतलब होता है टू और नोमियल का मतलब होता है टर्म, दो टर्म वाला जिसकी कुछ पावर हो। ठीक है, अब ध्यान से समझना इसको ना। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं x प्लस ए, इसका पावर कुछ भी हो n। ठीक है, इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं आपको? दो, एक ये x और दूसरा ये a, दो टर्म हो गए, इसलिए इसको बाई बोलते हैं। ठीक है ना, दो यानी बाई, और पावर भी है इसलिए नोमियल। टर्म भी हो, दो टर्म हो और पावर हो, इसलिए बाइनोमियल बोलते हैं उसको। ठीक है ना, समझ आया ये? ओके। जब कोई दो टर्म हो और उसका कुछ भी पावर हो, अब ये पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो? यानी 1/99 भी हो सकता है ये पावर, 1/99। आ रही बात समझ में? और हम आपको सॉल्व करने बोलेंगे तो आपको आना चाहिए। ठीक है, इससे पहले कि मैं इसको शुरू करूं, मैं आपको ये दो फॉर्मूले दिखाता हूं जो हमने थोड़ी देर पहले नोट किया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब, ये आपने याद कर लिया? किया या नहीं? इसका क्या होता है जी? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका याद किया? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो इस तरह से एक्सपांड होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर मैं आपको बोलता कि ये पावर देखो, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 99, चलो फॉर्मूला बताओ एक्सपांड करके। आ रहा है समझ में कि नहीं आया? ये तो आप याद कर लेते हो, ये आप याद कर लेते हो, लेकिन जैसे ही पावर 4 होता है, पावर 5 होता है, पावर 6 होता है, तो फिर आप उसको याद नहीं कर सकते। पावर 4 तो याद ही नहीं रहता ना किसी को, पावर 5 भी नहीं रहता है। समझ आ रही बात ना? और अगर पावर थोड़ा और बढ़ जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, 200 हो जाए, 250 हो जाए, तब तो आप दम तोड़ देंगे, लगेगा इसको देख के कैसे बनाएंगे, है ना? प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों के एक्सपांशन के लिए बाइनोमियल बनाया गया था, और बाइनोमियल की हेल्प से ही ये फॉर्मूला बनाया गया है। हालांकि इसको बनाने का पहले एक दूसरा मेथड यूज़ करते थे, ट्राइंगल मेथड, यूक्लिड ट्राइंगल नाम था। आप लोग 11th क्लास में मैथमेटिक्स में ये पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 आता है बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है ना? उससे पहले आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 7, उसमें भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, अभी हम कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 8 में बाइनोमियल आता है। मैथमेटिक्स अगर आपने लिया है तो आप वहाँ जाके ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हो? अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया, दो टर्म का पावर कुछ भी हो जाए, जैसे 1/33, लो भैया कैसे सॉल्व करोगे? मुश्किल हो गई ना? तो ऐसी चीज़ों का एक्सपांशन कैसे करेंगे, यानी ये फॉर्मूला कैसे ओपन होगा? तो इसके लिए कौन हेल्प करता है? बाइनोमियल। समझ गए यहाँ तक कि ये कहाँ यूज़ होगा? जब पावर 2 और 3 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको एक्सपांड करने के लिए, उसको खोलने के लिए, उसका फॉर्मूला लिखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? बाइनोमियल थ्योरम की। तो ये आपको ज़रूरत पड़ेगा, और फिजिक्स में तो जगह जगह आएगा, है ना? x प्लस वाई का पावर 6 आ गया तो फिर कैसे खोलोगे? तो फार्मूले नहीं याद रहेगा, है ना? इसलिए हमको फिजिक्स में इसकी ज़रूरत है, और एक्चुअल ज़रूरत कहाँ है फिजिक्स में, मैं थोड़ी देर बाद इसको बताता हूँ आपको। यहाँ तक समझ आई बात ना? बोलिए, आया या नहीं आया? तो ज़रूरत समझ में आ गया? बोलो ज़ोर से, आ गया ना? तो चलो, ये तो आप दो फॉर्मूले आप याद रखो। अभी हम इसके एक्सपांशन पर आते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ी जगह ले लेता हूँ मैं, दोबारा लिख लेंगे इसको, ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक, ओके। अब इसका एक्सपांशन कैसे होता है? तो एक्सपांशन के लिए अब आपको कुछ नियम इसके याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? नियम। सबसे पहले, अब वो मैंने मिटा दिया, अभी मिटाना नहीं था। देखो, किसी दो टर्म का अगर कुछ पावर लगा है, उस पावर को आप देख ही लोगे, 2, 3, 4, 5 क्या लिखा है ना? तो किसी भी पार्ट का अगर कुछ पावर लगा हुआ है, जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो क्या टर्म बनेंगे? जैसे a प्लस बी का पावर 2 है, 2 है ना पावर, मान लो। तो अगर पावर 2 आता है तो उसको खोलने से कितने टर्म बनेंगे? तो देखो फॉर्मूले में क्या टर्म है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्लस माइनस टर्म अलग अलग करता है, मालूम है ना? ठीक है,
डिवाइड और मल्टीप्लाई टर्म नहीं बनाते, ये हमने 10वीं में बार बार चिल्ला चिल्ला बताया है आपको। ओके, तो अगर पावर 2 है तो क्या ठो टर्म बनेगी? 3 बनी है। पावर 3 वाला देखो, a प्लस बी का पावर 3, क्या ठो टर्म है? 4। अगर पावर 4 होता तो क्या ठो टर्म बनती? 5। इसका मतलब अंदाजा लग गया आपको कि जितना मैक्सिमम पावर लिखा रहेगा टर्म बनाने पर, यानी उसको एक्सपांड करने पर क्या ठो टर्म बनेंगी? उससे एक ज़्यादा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म एक्सपांशन के बाद कितनी बनती है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर एक्सपांशन कितना बनेगा? अगर पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या ठो बनेगी? n+1। वेरी गुड, तो इसको यहीं लिख देता हूं मैं, n+1 इतने टर्म बनेंगी। पावर 7 है, अगर n की वैल्यू यहाँ 7 लिखी हुई है पावर में, तो क्या ठो टर्म बनेंगे एक्सपांड करने के बाद? टोटल क्या ठो? 7+1 यानी क्या? 8 हमेशा एक ज़्यादा टर्म बनती है ना, याद रहेगा ये, ठीक है। ओके, अब जितने भी टर्म बनेंगे, ठीक है ना, एक ज़्यादा टर्म, ये तो समझ गए आप ना, एक ज़्यादा टर्म बनेंगी। अब जितने भी टर्म बन रहे हैं हर टर्म में 3-3 पार्ट होंगे। कितने? 3-3 पार्ट। अब इसको ध्यान से समझना, मैं डब्बा बना रहा हूँ। हर टर्म में 3-3 पार्ट होंगे। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये एक टर्म हुआ। एक एक टर्म में 3-3 पार्ट होंगे, ठीक। फिर ये प्लस माइनस आ जाएगा, कुछ भी प्लस माइनस ही तो टर्म बनाता है ना। अगले टर्म में भी 3 पार्ट होंगे, ऐसे ही। हर टर्म में कितने कितने पार्ट हो रहे हैं? बोलो। 3-3 पार्ट हो रहे हैं ना, ऐसे। तो हर टर्म में याद रखना, जब बाइनोमियल से एक्सपांशन होता है तो 3-3 पार्ट होते हैं, 3-3 तो चीज़ें होती हैं ऐसे। और टोटल नंबर ऑफ टर्म आप यहाँ देख चुके कितने बनते हैं, ठीक है। ओके, अब ये पहला वाला अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे। ये 2 ठो जो टर्म होते हैं, हर टर्म में ये 2 टुकड़े जो होते हैं, 2 पार्ट, इसकी बात अभी हम करेंगे सबसे पहले। इसके बाद फिर हम पहले वाले पार्ट की बात करेंगे। समझ में तो आ रहा है ना? बोलो ना कि नहीं यार, नहीं आएगा तो टोक देना ना, पूछ लेना, समझे? हाँ जी, तो देखो इसमें 2 टर्म जो थे वो कौन कौन था? एक x था और एक a था। तो ये जो दोनों टर्म आते हैं इसको छोड़ दीजिए, पहला वाला ना, सब में x आएगा, a आएगा। इसमें भी सेकंड में a, x और a, इसमें भी x और a, सब में x और a, x a, x a, x a, सब में, ठीक है। समझे? समझे कि नहीं समझे? बोलो, आया? हाँ, अब इससे पहले कि हम इसकी बात करें, पहले वाले टुकड़े की, पहले पार्ट की, पहले हम x और a को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले x की बात कर रहा हूँ मैं। x जो है यहाँ से जब स्टार्ट होता है, ये हमारा पहला टर्म है, पहला टर्म। ये पूरा कौन सा टर्म है? पहला। ये कौन सा टर्म है? दूसरा। ये कौन सा टर्म है? तीसरा। और ऐसे चौथा आएगा, पांचवा आएगा, छठवां आएगा, कैठवां आएंगे। अगर पावर n है तो n+1 टर्म आएंगे, ठीक है। अब देखो x, जब x स्टार्ट होता है तो जितनी पावर यहाँ लिखी होती है, जो n होता है, 7 लिखा है तो ये 7 से ही स्टार्ट होगा, 8 लिखा है तो ये 8 से स्टार्ट होगा, इसका पावर x का। यानी जो शुरू में जो पावर लिखा हुआ है उसी पावर से x की वैल्यू स्टार्ट होती है। x के ऊपर कितना पावर लगेगा इस पहले टर्म में? जो यहाँ मेन पावर लिखी होगी n की वैल्यू, n की जगह पर। समझे ये कि नहीं समझे? समझ गए? उसके बाद जैसे जैसे टर्म बढ़ता जाएगा वैसे वैसे x का पावर एक एक घटता चला जाएगा, कम होता जाता है। समझ रहे? तो जैसे अगर ये 7 होता तो यहाँ मैं x का पावर क्या लिखता पहले टर्म में? 7। अगले स्टेप में एक एक कम होता जाएगा, 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, और 0 पे ख़त्म, वो लास्ट टर्म होगी हमारी। समझ आया? हाँ जी। तो अगर ये n है, अभी तो 7 से समझे ना, अब 7 की जगह मान लो n लिखा है तो अगले टर्म में क्या आएगा? एक कम। तो n में एक कम करो यानी क्या? n-1। तो ये आपका बन जाएगा n-1। अगले में n-2, और अगले में n-3, n-4, n- और लास्ट में क्या आएगा? n- पावर कितना आएगा? लास्ट टर्म में पावर कितना आता है x का? 0। तो n में क्या घटाएं कि 0 आ जाए? n। तो लास्ट टर्म में क्या आएगा?
n माइनस n x के पावर में, तभी ना वो 0 बनेगा। समझ आया ये आया कि नहीं आया? हाँ जी। तो x का पावर स्टार्ट कहाँ से होता है? जितनी पावर यहाँ लिखी होती है n, और इसका होता क्या है, हर टर्म में एक एक कम होता जाता है। ये क्लियर? अब a फॉर एप्पल को देखो, a फॉर एप्पल जो है ये 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से पावर क्या लगेगी इसकी सबसे पहले? हाँ जी, पहले टर्म में पावर क्या होती है a की? 0। ठीक है, जस्ट जैसे ये अभी यहाँ n से स्टार्ट हुआ पावर, और ख़त्म कहाँ हुआ? x का पावर कहाँ पे लास्ट में आया? लास्ट वाला x का पावर क्या था लास्ट टर्म में? 1 माइनस, हाँ, तो वो क्या बन गया? 0। ये 0 पे जाके रुका ना लास्ट टर्म में, तो ये जहाँ रुकता है वहाँ से a स्टार्ट होता है, उल्टा जस्ट। तो ये n से शुरू हुआ, 0 पे ख़त्म हुआ, x का पावर 0, तो ये कहाँ से शुरू होगा? a का पावर 0 और ख़त्म कहाँ होगा? a का पावर n पर ख़त्म होगा, जस्ट रिवर्स होता है। तो a 0 से स्टार्ट होता है, अगले में एक एक बढ़ता जाएगा, a का पावर 1, फिर a का पावर 2, फिर a का पावर 3, फिर 4, 5, 6, और ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा? a का पावर n। आ रहा है कुछ समझ के नहीं आ रहा? बोलो, आया ना? बोलो बोलो, आ गया ना? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये ऐसे लाके लास्ट वाला टर्म। पहला डब्बा खाली छोड़ दिए, दूसरे डब्बे में हमारा जो x है, x का पावर क्या आ जाएगा? n माइनस n यानी 0। ठीक, और a वाले में a का पावर n, ये लास्ट टर्म होता है। ठीक है, ओके, चलो यहाँ तक समझे? ठीक है, ठीक है कि नहीं? हाँ, अब देखो ना, इसमें एक खास चीज़ देखो, यहाँ पर a का पावर क्या है? 1, और n के साथ क्या घट रहा है? 1। यहाँ पे a का पावर कितना है और n के साथ क्या घट रहा है? यानी ये दोनों सेम रहता है हर टर्म में। जितना a का पावर होता है उतना ही x के पावर में n से नंबर माइनस होता है, वही नंबर जो a का पावर रहता है हर टर्म में। ठीक है ना? अच्छा, ये कौन सा टर्म है? पहला। पहले टर्म में a की पावर कितनी है? 0, तो यहाँ भी n से क्या माइनस हुआ होगा? 0। ठीक है ना? सेम पैटर्न बना रहा हूँ मैं ये। या ये कौन सा टर्म है? सेकंड। सेकंड टर्म में a की पावर क्या है? 1, और यहाँ भी क्या माइनस हो रहा है? 1। थर्ड टर्म में a की पावर कितनी है? 2, और यहाँ भी क्या माइनस हो रहा है? 2। यानी ये नंबर सेम रहता है हर टर्म में। a का पावर और x के साथ n के साथ जो माइनस होगा वो दोनों सेम नंबर रहेंगे। ये सिमेट्री समझ में आई? ये कहीं बिगड़ती नहीं है, सेम रहती है हर जगह। यहाँ भी आप देखोगे a का पावर n है, तो n में क्या माइनस हुआ होगा? n, तभी तो वो 0 बना था। दिख रहा है ना? सेम है, ये कहीं नहीं बिगड़ता। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, अब मैं ये बताना चाह रहा था, ये कौन सा टर्म है? पहला। पहले टर्म में a का पावर कितना है? 0। पहले टर्म में a का पावर 0, कितने का अंतर है? अच्छा, ये कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में a का पावर 1, ये सेकंड टर्म है, a का पावर 1, कितने का अंतर है? कितने का? 1 का। ये कौन सा टर्म है? थर्ड। थर्ड टर्म में a का पावर 2, कितने का अंतर है? 1 का। तो जो टर्म नंबर चल रहा होता है और a का जो पावर होता है उसमें डिफरेंस कितने का होता है? 1 का, है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे ये बढ़ते 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 जब 18वां टर्म आएगा, कौन सा? 18वां टर्म, वहाँ a की पावर कितनी होगी? 18 टर्म में। 18th टर्म में a की पावर बताइए कितनी होगी? 17। वेरी गुड। जो टर्म चल रहा होता है उससे हमेशा एक कम होती है a की पावर। ठीक है, समझे? और x की पावर कितनी होगी? कितना? माइनस 19। 18 19 का है बोल रहा? अच्छा, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना। सपोज ये ऐसा है, मान लो दिस इज 32। हाँ, अब बताइए 32, n की जगह मैं क्या दे रहा हूँ आपको? 32। अब बताओ x का पावर कितना आएगा? जो पावर a में होता है वही n से घटता है x के पावर में। तो n क्या है यहाँ पे? 32। तो x का पावर क्या आएगा बताइए? 32 माइनस 17। समझ आ रहा है? 18वें टर्म में ये इतना होगा। यानी इसको और आगे अगर हम बढ़ाएं, 32 में 17 गया, कितना बचा?
15 कितना होगा है? ठीक लिखा हूँ? और a का पावर 17 आ रहा है समझ के नहीं आ रहा? पक्का ना? हाँ बताओ तो जरा, 9th टर्म में a का पावर कितना होगा? 9th टर्म में a का पावर कितना होगा? 8 होगा। आ रहा है समझ? और x का पावर कितना होगा? n-8, क्योंकि ये और ये सेम रहता है ना? तो n तो हमारा 32 था, 8 घटा दिए, तो ये कितना बना? x का पावर 32 में से 8 घटाओ, 24, और a का पावर 8। ये आ रहा है समझ में? तो अगर आपको टर्म बता दें तो आप x और a दोनों की वैल्यू निकाल लोगे, दोनों का पावर जान जाओगे क्या है। अगर हम आपको टर्म नंबर बता दें या ये लिखा हुआ कहीं मिले तो आप ये तो जान जाओगे ना ये कौन से टर्म का नंबर है। a का पावर 8 है तो कौन से टर्म में फंसेगा? ये हमेशा टर्म क्या होता है? एक ज़्यादा होता है, तो ये कौन से टर्म का नंबर होगा? 9वें टर्म का। यहाँ a का पावर 17 लिखा है, मतलब ये कौन से टर्म का नंबर होगा? 18वें टर्म का नंबर होगा। ये समझ आया? ये याद भी रखना है ना, ऐसा नहीं कि आज पढ़ के फिर आप भूल जाओ, क्योंकि ये हम 10 जगह यूज़ करेंगे फिजिक्स में आगे। ठीक है, बोलो ये क्लियर है कि नहीं? ठीक है? इसको लिखते भी जाओगे ना, लिख लो। बाकी मैं अब आता हूँ, ये पहले पार्ट की बात करता हूँ इसकी, और ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक, तो ये आप नोट करो इतना, मैं इसको रब करता हूँ और फिर हम पहले पार्ट पे आते हैं। जल्दी से नोट करें। हाँ देखो, फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट जो है, ये दोनों मान लीजिए वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल के सामने लगा हुआ नंबर क्या कहलाता है? वेरिएबल के साथ में जो नंबर चिपका रहता है उसको क्या बोलते हैं अपन? हाँ बोलो ना, वही बोलते हैं जो कहना चाह रहे हो। को आगे कांस्टेंट। कांस्टेंट के साथ वेरिएबल रहता है क्या कोई? हाँ, यहाँ तो वेरिएबल भी है ना। वेरिएबल के सामने जो नंबर चिपका रहता है उसको क्या बोलते हैं? नहीं याद है? अभी तो मैं बता रहा था क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट। क्या? तो ये कोफिशिएंट होता है, इस कोफिशिएंट को बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, और इसको कैसे लिखते हैं? देखो ध्यान से, सब इधर देखो, इधर देखो। इसको लिखते हैं ऐसे, NC0। 0 से स्टार्ट होता है ना ये पावर, 0 0 0। अब ये तीनों सेम रहेंगे, तीनों की सिमेट्री देखना, नीचे 0 0 0। ठीक, NC1 1, n-1 1, NC2, फिर NC3, NC4, NC5, NCN, n लास्ट टर्म क्या आएगा? NCN, n n n। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं जी? ये क्या है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बाइनोमियल कोएफिशिएंट NCR। ये जो नंबर नीचे 0 1 2 3, उसको लिखने के बजाय मैंने क्या लिख दिया? R। 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, n तक जाता है बेसिकली, नॉट इन्फिनिटी, n तक। ठीक है ना? समझ आई बात? तो इसको क्या बोलते हैं अपन? बाइनोमियल कोएफिशिएंट, जो यहाँ पर लगता है, हर टर्म में लगता है स्टार्टिंग में। ठीक है, और ये आपके लिए अब एक नया चीज़ है जो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक, x और a का तो समझ गए ना फंडा कैसे चल रहा है। x कहाँ से स्टार्ट होता है? n से, जो पावर यहाँ दिया रहता है, और एक एक कम होते जाता है। ठीक, a कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, और एक एक बढ़ते जाता है। कहाँ तक जाएगा? a n तक। और x कहाँ तक जाएगा? 0 तक। ओके, ये हो गया। अब इसको देखो ये कैसे सॉल्व होता है। NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैसे सॉल्व किया जाता है? तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला ऐसे है, जो यहाँ पावर लिखी होती, जो यहाँ n लिखा होता है पावर, उसका फैक्टोरियल, ये सिंबल देखो एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल। क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल। ठीक है, इसके दो सिंबल है, मैं आपको बताता हूँ। डिवाइडेड बाय, ये r जो है, दिस इज r फैक्टोरियल, उसके बाद n-r फैक्टोरियल, ऐसे ये मल्टीप्लाई में है दोनों ना, r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। समझ आया? इसी का दूसरा रिप्रेजेंटेशन एक मैं आपको और दिखाता हूँ।
फैक्टोरियल को अपन ऐसे भी लिखते हैं, ये दिस इज n फैक्टोरियल, ठीक। r फैक्टोरियल लिखना है, दिस इज r फैक्टोरियल, ये ऐसे। और n माइनस r को लिखना है n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसे भी लिखते हैं इसको, ठीक है। समझ आया? फैक्टोरियल पहली बार सुन रहे हो ना, कि पहले सुने हो? पहली बार सुन रहे हो। बहुत कोई चमत्कारी चीज़ नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि देखो 5 फैक्टोरियल निकालो कितना होगा, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 5 और उससे पहले आने वाले हर नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपस में, बस। दिस इज द मीनिंग ऑफ 5 फैक्टोरियल। आया समझ में कि नहीं आया? आया। सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे जितना आता होगा, ठीक है। 5 चौको 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या? 120। फैक्टोरियल का मतलब समझ में आया क्या होता है? नहीं आया? आया। फैक्टोरियल 7 लिखूंगा तो क्या मतलब होगा उसका? बोलो। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा 7 फैक्टोरियल है। ठीक है जी। कठिन है कि खाली नाम है बस, है डरावना लग रहा था। फैक्टोरियल है ना, ठीक है। अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अगर मुझे ज़रूरत है सिर्फ यहाँ तक की, आगे मैं नहीं लिखना चाहता, तो इसको हम आगे ये लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। यहीं तक लिखना चाहता हूँ, यहीं तक, आगे नहीं लिखना चाहता, तो इसको मैं क्या लगा के रोक सकता हूँ? फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल मुझे ये बताता है कि इसके आगे क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, क्लियर है? ये कर सकते हैं ना ऐसा। तो फैक्टोरियल तो कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, ईजी है, बस ये थोड़ा छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक बात, बोलिए। और ये बेसिकली क्या चीज़ है? ये है कॉम्बिनेशन। बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर नंबर 8 से पहले मैथ्स में एक 7 नंबर का चैप्टर आता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैं ये भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये कॉम्बिनेशन है, एक्चुअल में इस पार्ट का नाम क्या है? कॉम्बिनेशन, 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 हर जगह। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा सा समझो ना। जैसे इसको एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा आपको समझ के। ठीक है, समझोगे तब तो मज़ा आएगा। कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको कुछ आइटम बता दूँ, गिनती में इतने आइटम हैं, उसमें से आपको बोलूँ कि इतने इतने की ग्रुपिंग करो, कॉम्बिनेशन बनाओ, तो कैठो कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, कैठो ग्रुप आप बना सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, 5 कलर मैं आपको देता हूँ। कितने? हाँ, ग्रीन, वाइट, येलो, ब्लू, ऐसे करके 5 कलर आपको मैंने दिए, और मैं आपको बोलता हूँ कि 3-3 कलर का कॉम्बिनेशन बनाओ। कैठो कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो 5 कलर से? 3-3 का कॉम्बिनेशन बनाना है, 4 नहीं लेना, 2 नहीं लेना, हर बार 3 कलर। और रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। यानी एक बार जो 3 कलर आपने ले लिए, एक बार में जो 3 कलर आपने चुन लिए, अगले कॉम्बिनेशन में वो तीनों के तीनों सेम टू सेम नहीं मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार ब्लू ग्रीन वाइट ले लिए तो फिर एक बार वाइट ग्रीन ब्लू ले लोगे, फिर एक बार ब्लू वाइट ग्रीन ले लोगे, ऐसा नहीं है। तो वो तीनों वही कलर ना, तीनों कॉम्बिनेशन में, ये नहीं चलेगा। एक बार कॉम्बिनेशन ले लिया सो ले लिया। तो 5 कलर अगर मैं आपको देता हूँ तो 3-3 कलर के कैठो कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। 8। और क्यों 8? क्यों 1-1? हाँ, एक कैसे बनेगा? नहीं, देखो ये 5 कलर है, पहले आपने ये 3 कॉम्बिनेशन बना लिए, फिर ये 3 भी तो बना सकते हो, फिर ये 3 भी बना सकते हो। नहीं समझे? हाँ, तो ये रिपीट नहीं होंगे ना, तीनों इकट्ठे नहीं दिखने चाहिए। इसमें कहाँ तीनों इकट्ठे दिखे? ये तो अलग कॉम्बिनेशन बन गया ना, ये थोड़ी ना आया इसमें। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? बोलो। फिर ये 3 कॉम्बिनेशन, फिर ये 3 ठो कॉम्बिनेशन अलग, फिर ये 3 कॉम्बिनेशन अलग। ये मैं इशारे से समझा रहा हूँ, अभी मैं बोर्ड में भी समझाता हूँ। कहने का मतलब समझ में आया? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। देखो 5 टोटल कलर दिया मैंने आपको, और आपको कॉम्बिनेशन कितने कितने कलर का बनाना है? 3-3 कलर का। ये जितने ग्रुप आपको बनाने होते हैं यहाँ लिखते हैं, टोटल अवेलेबिलिटी यहाँ लिखते हैं, और कॉम्बिनेशन बनाना है आपको। समझ आया मतलब? और इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन? देखो
ऊपर लिखा हुआ पहले लिखते हैं फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल, और उसके बाद n माइनस आर, 5 माइनस 3 कितना हुआ बोलो, 2 फैक्टोरियल। समझ आया ये देखो ना फॉर्मूला, पहले मैंने n फैक्टोरियल लिखा ये, उसके बाद r फैक्टोरियल ये जो नीचे रहता है ये, ठीक, और उसके बाद n माइनस आर, n माइनस आर कितना आया 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल सॉल्व करना मैंने आपको बताया। देखो 5 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, ठीक, ठीक है ना, ध्यान से समझना दोस्त इसको। 3 फैक्टोरियल को, ठीक, 2 फैक्टोरियल को, ये 3 2 1, ये 3 2 1 ऊपर नीचे कट गए है ना, ये 2 ये कट गया, नीचे तो सब खत्म हो गए है ना, 5 2 जा 10, टोटल 10 ठो कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं 5 कलर से। समझे नहीं समझे बोलो ना, अजीब लग रहा है ना, 10 कैसे बन जाएंगे, समझ आया कि नहीं आया ये बोलो, क्या चीज़ एक बार और, क्या चीज़ एक बार और, ये सॉल्व करना एक बार और बताऊं। अरे भैया 5 फैक्टोरियल ये लिखा जो तो समझ आया कैसे लिखा मैंने, ये फार्मूले से। आर जितने की ग्रुपिंग करनी है, जितने जितने का कलेक्शन लेना है आपको, 3 3 का ग्रुप बनाना है, तो ये हमने 3 लिख दिया। टोटल कितना कलर दिए थे वो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी यहाँ लिखते हैं, कितने का कॉम्बिनेशन बनाना है, कितने कितने का उसको यहाँ लिखते हैं। ये n है, ये r है, समझे बोलो, और ये समझ आया, ये तो लिखा कैसे, ठीक। और फैक्टोरियल का मतलब मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करना, बोलो, तो बस वैसे कि ये कटे पीटे जो बचा मल्टीप्लाई करके आंसर, लेकिन ये हजम नहीं हुआ आपको ना, है ना, कि 10 ठो कैसे बन जाएंगे। तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ 10 ठो कैसे बन जाएंगे। देखो सब इधर, फिर हम आते हैं मुद्दे पे, ठीक। देखो ये 5 कलर देखो ना, पहला कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर, चौथा कलर, ये 5वां कलर, 5 ठो कलर हुए, ठीक है। 5 कलर कि कुछ और लिख दें, ब्लू ग्रीन पिंक ऐसे लिख दें कि चल जाएगा ABCD में, बोलो चल जाएगा ना, है ना। अब हमको कितने कितने के बनाने हैं, और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, यानी तीनों इकट्ठे दूसरे ग्रुप में नहीं दिखने चाहिए, सीरियल नंबर भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहले मैं A फॉर एप्पल लेता हूँ, ध्यान से देखना ये। अब हमको 3 3 कलर लेना है, तो A के साथ मैं B ले लूँ, ठीक, एक कलर और ले लिया C, तो ये एक कॉम्बिनेशन बन गया 3 कलर का ABC का। अभी मैं AB ले रहा हूँ, तो AB के साथ एक बार मैंने C ले लिया, फिर AB के साथ क्या ले सकता हूँ, D ले सकता हूँ, फिर AB के साथ क्या ले सकता हूँ, E। खत्म हो गया स्टोरी, हुआ कि नहीं, और तो कुछ है ही नहीं। तो ये कैटो कलर बने, 3 कलर बने ना, ओके। अब हमने AB ले लिया था ना, अब हम B से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो BC ले लिए, BC के साथ A लिख दूं क्या, A लिखूंगा तो यही चीज़ रिपीट हो जाएगी, ऑर्डर बस तो आगे पीछे हुआ है, बाकी तीनों कलर तो वहाँ भी दिखेंगे, तो A नहीं ले सकता मैं। BC के साथ क्या ले सकता हूँ, BC के साथ D, और BC के साथ E। देखो कहीं और रिपीट हुआ है क्या, ये आ रहा है समझ, बोलो। लाल गोपाल बहुत हंस रहा है तू, आ गया, हो गया। BC भी ले लिए, AB BC हो गया। CD ले लेते हैं, चलो CD के साथ क्या ले लें, B ले लें क्या, CD के साथ B ले लूं तो BCD रिपीट हो जाएगा, नॉट अलाउड। तो CD के साथ क्या ले सकता हूं मैं, E। हो गया, कैट हुए गिनो, 6 हुए। और कुछ ले सकते हैं, और कुछ ले सकते हैं, A CD A, हाँ ठीक है। A और C का बना लेते हैं ना, AC है ना, AC के साथ क्या ले सकते हैं, AC। D ले सकता हूँ ना, ACD, देखो ना ACD कहीं दिख रहा है इकट्ठे, ACD नहीं दिख रहा, चलेगा। फिर AC के साथ और क्या ले सकता हूँ, E ले सकता हूँ, कैटो हुआ।
3 3 6 7 8 8, 2 और बना सकते हैं। और क्या ले लें, बी डी ले लें, बी डी ले सकते हैं ना, बी डी, बी डी के साथ क्या ले लिए, बी डी के साथ, बी डी के साथ ई ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, बी डी ई कहीं नहीं आया है। 9 हो गए, एक और देखो, हाँ सी ई ए, ए डी, क्या कह रहे हो, ए डी, हाँ ए डी ई ना, हाँ ले सकते हैं ना, ए डी ई, बिल्कुल करेक्ट, ए डी ई उधर नहीं आया ना। हाँ जी, अब इसके अलावा आप बना के दिखाओ, देखो ठो, देखो कैटो हुए ये 4 3 7 और 3 10, 10 बन गए। इसके अलावा अब आप एक भी बना के दिखाओ, देखो है, अब जो बनाओगे वो दिखेगा कहीं ना कहीं रिपीट होता हुआ, चेक करके देखो बन रहा है, ट्राई करके देखो, शायद बना ले जाओ। लाल यश बना के देख बनता है कि नहीं, बन रहा है, देखो ट्राई करके। तो इसके अलावा और कोई नहीं बन सकता ना, टोटल 10 बनने थे, 5 कलर अगर मैं आपको देता हूँ और 3 3 का कॉम्बिनेशन बनाने बोलता हूँ तो आप 10 ठो कॉम्बिनेशन बना सकते हो 3 3 कलर से, ठीक है, वो हमने देख लिया कैसे। अच्छा थोड़ा सा मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको 12C4 बोलता हूँ तो थोड़ा सॉल्व करके बताओ कितना आता है, 7C4 बोलता हूँ तो थोड़ा सॉल्व करके बताइए, ये थोड़ा प्रैक्टिस भी कीजिए कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। 12C4 कैसे करेंगे, पहले 12 फैक्टोरियल, उसके बाद R फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल और फिर n माइनस आर, 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 यानी क्या, 8 फैक्टोरियल। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका ना, 8 फैक्टोरियल तो आया ही है, इसको अब आप पूरा 1 तक नहीं खोलो, 8 फैक्टोरियल तक खोलो, नीचे 8 फैक्टोरियल है वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, समझ गए, ऊपर नीचे कैंसिल होना अलाउ है। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, समझे ना। नीचे 4 फैक्टोरियल को तो आप खोल लीजिए और 8 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दीजिए ताकि ये ऊपर वाले 8 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाए। और देखो कुछ कुछ कट जाता है, 4 से ये कट गया 3 टाइम, 3 से ये कट गया 3 टाइम, 2 से ये कट गया 5 टाइम, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 और 11 को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, कर सकते हो ना, वो मैं नहीं कर रहा ना, 9 और 45 को आप ये करके आंसर लिख सकते हो वहाँ। 7C4 का कॉम्बिनेशन यानी 7 कलर दूँ और 4 4 का कॉम्बिनेशन बनाने बोलूँ तो कैटो कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, n फैक्टोरियल फिर डिवाइड में r फैक्टोरियल और उसके बाद मल्टीप्लाई में n माइनस आर यानी 3 फैक्टोरियल, समझ रहे हो, समझे। तो आप इसको कहाँ तक खोलोगे, पूरा 1 तक, कहाँ तक, 4 फैक्टोरियल तक खोलो, नीचे है ही, कट जाएगा, समझे ना। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 नहीं करना, इसको 4 फैक्टोरियल करके छोड़ो, नीचे 4 फैक्टोरियल है ही, इस 3 वाले को खोल लेते हैं। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, ये 3 से कट गया 2 टाइम, ये कट गया 2 से, और बस 7 5 जा 35, समझे। कैसे करना है समझ आया या नहीं आया बताओ, है आ गया, थोड़ा जोर से कर लोगे फैक्टोरियल सॉल्व कि नहीं कर पाओगे बताओ, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, कर लोगे। ये मिटा दूँ ना कलर वलर, पक्का। हाँ एक और जादू दिखाता हूँ आपको ना मैं, ध्यान से देखना, एक और जादू देखते हैं, ठीक है। ये हो गया, लिख लिया, ओके। देखो अभी मैंने आपसे क्या निकलवाया है, 12C4 है ना और 7C4। अब देखना ना, 12C4 निकाले कितना आया, मल्टीप्लाई किए कितना, 45 इंटू 9 था ना, 3 3 जा 9 5 जा 45 इंटू 11, सॉरी 11, 9 इंटू 11 ये था, 99 आ रहा है ना, सॉरी गड़बड़ बता रहा हूँ, 45 इंटू 11 करना है आपको ना,
45 इंटू 11, जल्दी से करिए, बताइए कितना आया ये। 495 ये हुआ, आ रहा है ना। हमने क्या निकलवाया, 12C4। अब देखो अगर मैं 12 में से 4 घटा दूं कितना आता है, 8 ना। अब मैं आपको बोलता हूँ ये निकालो, 12C8। अगर मैं 7 में से 4 घटा दूं कितना आता है, 3। मैं आपको बोलता हूँ 7C3 निकालिए, जरा प्रैक्टिस करो कितना आता है ये। देखो देखो ये हमारा क्या बना, 12 फैक्टोरियल, ये 8 फैक्टोरियल, और 12 में से 8 गया 4 फैक्टोरियल ये। तो इसको भी जब आप सॉल्व करोगे 8 फैक्टोरियल तक, क्योंकि 8 फैक्टोरियल नीचे है, आगे खोलने की ज़रूरत नहीं है। 8 फैक्टोरियल, 4 को खोल देते हैं, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12, ये 12 कैंसिल हो गया, और ये 2 है ना, 2 से ये 5 टाइम चला गया। देखो ये यहाँ गड़बड़ी न किया हूँ मैं काटने में, एक बार देख लेना। 9 5 जब 45, 45 इंटू 11, वही चीज़ सेम टू सेम 495, ठीक है ना। इसका आंसर आया अगेन 495, सेम करके देखो आप लोग, ठीक है। और इसको 7 फैक्टोरियल, ये r फैक्टोरियल, और 7 माइनस 3 यानी 4 फैक्टोरियल, सॉल्व करिए। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 तो है ही नीचे, तो उसको नहीं खोलेंगे, 4 तक छोड़ दिए। 3 वाले को खोल लेते हैं, और 4 फैक्टोरियल हम कटा देते हैं ऊपर नीचे से। 3 2 जा 6, ये 6 कैंसिल हो गया, 7 5 जा 35, ये आंसर हो गया 35। इधर भी 35 आया था, इधर भी 35 आया, इसमें भी 495 आया था, इसमें भी 495 आया। डिफरेंस क्या है, देखो क्या सिमिलैरिटीज़ दिख रही है, क्या डिफरेंस दिख रहा है, पहचानो पहचानो पहचानो। पहचान लिए या नहीं पहचान पाए, नहीं पहचान पाए। देखो इनको साथ में लिखता हूँ ना मैं, ठीक है। 12C4 और 12C8, इसका आंसर सेम आया है। 7C4 और 7C3, इसका आंसर सेम आया है। आ रहा है ना सेम, ये सेम सेम आंसर देते हैं। ये n की जगह है, ये r की जगह है, तो ये है NCR, और ये n देखो सेम दिख रहा है, 12 12 7 7 n। यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 4 था, यहाँ कितना आ गया 8, 12 में से 4 घटाया, n में से r घटाया, तब ये आया n माइनस r। ये 4 था, ये 3 है, 7 में से 4 घटाया, तब ये 3 आया n माइनस r। तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं, n माइनस r। तो NCR का रिजल्ट NC n माइनस r के बराबर आता है हमेशा, ठीक है, ठीक है कि नहीं, बोलो। देखो तुमने अभी थोड़ी देर पहले ये निकाल के दिखाया था ना, 5C3 कितना आया था ये, 10, 10 टू कॉम्बिनेशन बने थे ना, बने थे ना। तो 5C3 का आंसर 10 आता है, और किसका आंसर 10 आएगा, 5C2, वेरी गुड। n में से ये r घटाइए, इसका आंसर भी 10 ही आएगा। समझ आया, आया, ये तो सॉल्व कर लोगे, अब समझ गए। तो NCR और NC n माइनस r का वैल्यू कैसा आता है, एकदम सेम आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब आपको सॉल्व करना आ गया ना फैक्टोरियल, बोलिए आ गया कि नहीं आया, पक्का पक्का बोलो, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना, डाउट कि है, पक्का। हाँ, अब मैं इसको थोड़ी सी n की लैंग्वेज में लिखता हूँ ना। अभी तो मैंने 1 2 3 4 आपको बताया, तो आपने इसको कर लिया। ये मैं मिटा रहा हूँ सारी चीज़। अब देखो ये भी हम मिटा रहे हैं ना, ये तो फॉर्मूला आ गया आपको, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। देखो ये है NC0,
ठीक। 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 0 फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल तो निकालना पड़ेगा ना अगर NC 0 है तो याद रखिए फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती 1। कितना? 1। 1 फैक्टोरियल ये भी 1 ही होता है, याद रहेगा। ये क्यों होता है ये मैं भी नहीं बताना चाहता, ये मैथ्स के लेक्चर में फिर आगे हम कभी डिस्कस करेंगे बाद में। हो गया ना? हाँ, अब देखो हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करना है वो तो समझ गए फॉर्मूले से, लेकिन n की लैंग्वेज में कैसे लिखना है ये देखो। NC0, तो पहले क्या करना है? n फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल, और फिर n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, समझे? तो कितना आएगा ये? n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या? 1, 0 नहीं 1। ठीक है, n माइनस 0 तो अगेन n ही है, सो दिस इज n फैक्टोरियल। ये कट गया, क्या बचा? 1। तो NC0 हमेशा कोई भी बाइनोमियल टर्म का एक्सपांशन आप करोगे, पहले टर्म का जो कोफिशिएंट होगा हमेशा NC0 होगा, और हमेशा NC0 की वैल्यू कितनी आएगी? याद कर लो, NC0 यानी पहले टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है NC0, उसकी वैल्यू कितनी होनी है? 1। याद हो गया? 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ता है? नहीं लिखना ना, शुरू में कोई 1 लिखता है क्या? 1xa ऐसे लिखोगे क्या? 1 नहीं लिखते ना कोफिशिएंट में। ओके, NC1 देखो, NC1 ठीक है, इसमें दिख रहा है कि नहीं? चलो NC1 बताओ थोड़ा कैसे सॉल्व करेंगे। पहले ये n फैक्टोरियल, उसके बाद ये 1 फैक्टोरियल है ना, फिर n माइनस r, n माइनस 1 फैक्टोरियल है ना। समझे? समझे कि नहीं समझे? कैसे सॉल्व होगा बताओ। ये n है, फैक्टोरियल खोलते हैं तो क्या होता है? क्या करते जाते हैं? एक एक कम करते जाते हैं, मल्टीप्लाई में लिखते जाते हैं। n है, n से छोटा नंबर कौन सा आएगा? एक कम, n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3। समझ आया? नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल पहले से है, तो कहाँ तक खोलना है ऊपर वाले को? हाँ जी, तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहीं तक खोले ना, क्योंकि नीचे तो है ही, कट जाएगा। 1 फैक्टोरियल इस अगेन 1, लिखने की जरूरत नहीं है। n माइनस 1 नीचे है ही, ये कट गया, सिर्फ क्या बचा? n। समझ आया कि नहीं आया? तो अगर मैं आपको ये दे दूं, देखो 5C1, 8C1, 11C1, 100C1, दिख रहा है? यही चीज़ है ना NC1। नीचे का R देखो, n तो कुछ भी हो सकता है ना, ये 1 होना चाहिए। तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है? अगर NC1 है तो आंसर क्या आता है? जो यहाँ n लिखा होता है। तो अगर 5C1 है तो आंसर क्या आएगा? 5। 8C1 है तो आंसर क्या आएगा? 11C1 है तो आंसर क्या आएगा? 100C1 है तो आंसर क्या आएगा? बोलो, किसको नहीं आया समझ में? बोलो बोलो। नहीं आया? आया? आया कि नहीं आया? आया। तो NC1 यानी सेकंड टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? जो यहाँ n की वैल्यू होगी, यानी यहाँ जो पावर लिखा होगा वही दूसरे टर्म में आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है? नहीं है? ठीक कि नहीं आया समझ में? आ गया? हाँ, वो 2 वाला देखो, NC2, यहाँ तक तो एटलीस्ट सीख लीजिए आप सॉल्व करना। NC2 कैसे करेंगे? n फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल, और फिर n माइनस r फैक्टोरियल। तो n को कहाँ तक खोलोगे? n माइनस 2 तक ना। n इंटू n माइनस 1, और फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3, n माइनस 4 लिखेंगे मल्टीप्लाई में। ज़रूरत है क्या लिखने की? नीचे n माइनस 2 है तो इसको फैक्टोरियल तक ही छोड़ देते हैं। ये 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, और n माइनस 2 तो है ही फैक्टोरियल में, ये फैक्टोरियल, तो ये तो कट गया n माइनस 2। क्या बचा? बचा क्या? n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, बस। दिस इज NC2। समझे? NC3 लिखेंगे तो आ जाएगा n माइनस 1, n माइनस 2, बस। n माइनस 3 तो ऐसे ही कट जाएगा ऊपर नीचे से, नीचे फिर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। समझ रहे हो?
आ रहा है कुछ कुछ बात समझ के नहीं? बोलिए। तो आगे तो आप कर लेंगे, हमको इतनी ही ज़रूरत पड़नी है सिर्फ फिजिक्स में। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है? पक्का? बस आपको ये याद रखना है NC0 कितना होता है? 1। NC1 कितना होता है? हमेशा जो n होता है वही होता है। NC2 आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक और निकाल लो NCN, ये लास्ट वाला NCN, देखो कितना आता है? NCN, n फैक्टोरियल, फिर ये r है, r की जगह n ही है, और n माइनस n अगेन 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है ना, है ना? ये तो 1 हो गया। n फैक्टोरियल कट गया 1, तो इसका आंसर भी कितना आता है? 1। समझे? समझे कि नहीं समझे? तो इसको हम ये लिख देते हैं, NCN की वैल्यू भी 1, NC0 की वैल्यू भी 1 ही होती है, दोनों की वैल्यू 1 होती है। ठीक? कठिन लगने लग गया क्या? हैं? बोलो। लग तो रहा है देख के कठिन लगने लग गया, है ना? कठिन हो गया भाई, कठिन हो गया, क्या करें? चलो आप ज़्यादा नहीं घुमाते फिराते। ये हो गया नोट, मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा नोट करो। अब हम आते हैं एक्सपांशन की तरफ ना। हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना, या x प्लस वाई, कुछ भी, x प्लस ए ही ले लेते हैं। चलो a प्लस बी बोल रहा था मैं ना, a प्लस बी, ये होल स्क्वायर, ये कैसे बनता है? फार्मूला तो याद है आपको, है ना? इसको मैं बाइनोमियल की हेल्प से बनाता हूँ। बनाऊँ? सबसे पहली चीज़, मैक्सिमम पावर कितना, क्या ठो टर्म बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म, हमेशा एक ज़्यादा, 3 ठो टर्म बनेंगे कुल। पहला टर्म देखो a और b, ये पहला टर्म हमेशा यहाँ, दूसरा टर्म हमेशा यहाँ, समझ गए? पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये। ठीक? पहले टर्म में पावर कहाँ से स्टार्ट होता है? पहले टर्म का पावर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? जो पावर दी होती है। इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो पहले टर्म का पावर 2। दूसरे टर्म का पावर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? बोलो ना भैया, दूसरे टर्म का पावर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0। और किसी भी नंबर का पावर 0 क्या हो जाता है? 1। 0 नहीं होता भाई, 1 होता है। क्या होता है? 1। तो ये 1 बन जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ओके, NC0 कोई भी हो, n कुछ भी हो, NC0 अगर आया तो ये कितना हो जाता है? अभी हमने सॉल्व किया यहाँ पे, NC0 और NCN दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 1। करें सॉल्व एक बार और कि क्लियर हो गया है वो? तो इसका कोफिशिएंट कितना? NC0 की वैल्यू 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑल्सो 1। तो अगले स्टेप में ये सिर्फ कितना आने वाला है? a स्क्वायर। ठीक है? हाँ, दूसरा स्टेप, इसको हम बाद में लिखेंगे। पहले देखो, पहला टर्म और दूसरा टर्म। पहले टर्म में a है, दूसरे टर्म में b है। क्या होता जाता है पहले टर्म का पावर? अगले स्टेप में एक एक कम होता जाता है। तो इसका पावर अगर 2 है तो अगले स्टेप में 1, और सेकंड वाले का पावर क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। यहाँ पावर 0 हो तो अगले स्टेप में 1। कोफिशिएंट देखो, NC1 1। ओहो, इतना सारा यहाँ लिखा था मैंने, 5C1, 8C1, 11C1, 100C1, क्या आता है? बोलो ना, करके देख लो भैया। NC1 कितना है? n की जगह 2 है ना, तो ये 2C1 आएगा ना, ऐसा। ये क्या था? 2C0 है ना, तो 2C1 कितना हुआ? ये NC1 है, भूल गए, अभी अभी लिखे हो। दिस इज 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 माइनस 1, 1 फैक्टोरियल। तो ये कितना आया? 2 इंटू 1, ये तो 1 इंटू 1 ही है। तो आंसर कुल मिला के कितना आया? वही जो n है, ये NC1 हमेशा कितना होता है? n। 10 ठो लिख के भी दिखाया था आपको मैं। तो ये कितना आएगा अगले स्टेप में सॉल्व होने के बाद? 2। और पावर 1 तो आप लिखते ही नहीं हो। टोटल 3 टर्म बनने हैं, है ना? तीसरा टर्म बताओ, NC2। n कितना है? n 2, n 2 ही है, फिर c के बाद फिर 2 लिखना है, तो 2C2, NCN ही ना हो गया? NCN कितना? नहीं समझे? ये 2C2 ही ना लिखोगे NC2 को?
n की वैल्यू तो 2 ही है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, NCN ही ना हो गया। NCN कितना होता है 1। ऐसे देखोगे यार तो कहाँ मजा आएगा, है कितना हो गया ये। दो ठो चीज याद रखनी है आपको भैया, एक ये NC0 और NCN दोनों की वैल्यू क्या 1। NC1 अगर आ गया तो इसकी वैल्यू n, जो यहाँ नंबर लिखा है वही आ जाता है ना। और अगर ये आ गया NC2 तो फिर आप इसको ऐसे लिखोगे, ये हमने डिटेल कर लिया है, हो गया जी। तो NC2 कितना आया, NCN 1 है ना। हाँ जी, थोड़ा सा पहला टर्म और दूसरा टर्म, ये रहा पहला टर्म और ये रहा दूसरा टर्म। पहले टर्म का पावर क्या होता जाता है, घटता जाता है। 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, और दूसरे टर्म का पावर बढ़ता जाता है 0, 1 और उसके बाद 2। तो ये कितना आया 2C2, NCN तो 1 ही हो गया, ख़त्म। और ये किसी भी चीज़ का पावर 0, 1 ख़त्म, सिर्फ क्या बचा ये देखो ज़रा, ये वही फार्मूला बना जो आपको याद है कि नहीं, बोलिए। वही चीज़ है कि दूसरी बन गई। तो ये किससे बना है, ये फार्मूला बाइनोमियल से बना है, समझ गए। हाँ, थोड़ा उसको मुझे ओपन करके दिखाओ, किसको, ये वाला a + b का पावर 3 कितना आएगा, कितने टर्म बनेंगे। पहले वो फार्मूले नहीं लिख देना है ना, बाइनोमियल से एक्सपांड करना है अपने को। क्या ठो टर्म बनेंगे, 4 ठो बनेंगे ना, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है 3। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो 3C0, a और b का पावर अभी आप सेट करोगे। 3C1, a और b का पावर आप सेट करोगे। 3C2, a और b का पावर आप सेट करोगे, और 3C3, a और b का पावर आप सेट करोगे। 4 टर्म यही बनेंगे ना, समझे। हाँ जी, पहले टर्म का पावर यहाँ से स्टार्ट होता है, ये फिर एक एक कम होता जाता है और फिर ये 0। दूसरे टर्म का पावर 0 से स्टार्ट होता है और एक एक बढ़ता जाता है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। हाँ, NC0 इतने में भी नहीं आया तो फिर कितने में आएगा, लिखा भी है NC0 1, लिखूं, नहीं लिखना है। a to the power 3, ये तो लिखना पड़ेगा। एनीथिंग टू द पावर 0 1 लिखें क्या, नहीं लिखें, ठीक। NC1 n ही होता है, 1 नहीं होता है। NC1 n ही होता है, लिख दें n। a to the power 2, b to the power 1 b, ठीक है, ओके। NC2 तो लिखना पड़ेगा, तो उसको तो सॉल्व करना पड़ता है। तो ये हुआ तेरा n और n-1 डिवाइडेड बाय 2, यही है ना, यही है कि नहीं। फिर क्या है, a to the power 1 b का स्क्वायर। NCN 1 लिखें क्या, नहीं। किसी का पावर 0 लिखें क्या, नहीं, 1 हो गया ना, सिर्फ b to the power 3। अब देखो a to the power 3, 3a² b, ये कितना आया, 3 में से 1 गया, 2 ऊपर 2 नीचे कट गए, सिर्फ क्या बचा 3ab² प्लस ये। चेक कर लो फार्मूला, चेक कर लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आया, नहीं आया, बोलो, आ गया। तो कैसे एक्सपांड करते हैं, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, पक्का बताओ। कोई प्रॉब्लम एक्सपांड करने में, ये छोटी सी चीज़ अगर आपको याद रह जाती है, बस 3-4 टर्म तक तो आप कर ले जाओगे, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, आप सुनो काम की चीज़, अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने बाइनोमियल में पढ़ी स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक, ये फिजिक्स में यूज़ नहीं होगा। इतना देर जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, आधे 1 घंटे से, ठीक है। फिजिक्स में जो चीज़ यूज होनी है अब हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट करें।
तो नाराज़ नहीं होना कि जब आना ही नहीं है फिजिक्स में तो काहे पढ़ा दिए ज़बरदस्ती। ये भूमिका बांधना ज़रूरी था, क्योंकि अब हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं उसको समझने के लिए इतना आपको आना चाहिए था, इसलिए पढ़ाया। ठीक है, अब देखिए हमको जिस चीज़ की ज़रूरत है फिजिक्स में वो कैसा रहेगा, वो ऐसा दिखेगा 1 + x⁴ एनी पावर। समझे? इसमें एक शर्त इंप्लाइड रहेगी, देखो ये हमेशा 1 रहेगा, पहला टर्म हमेशा, पहला टर्म क्या रहेगा 1, और दूसरा टर्म जो x रहेगा, चाहे ये नंबर हो चाहे वेरिएबल हो कुछ भी हो, ये हमेशा 1 से छोटा रहेगा। शर्त क्या है, समझ गए? 1 से छोटा कैसा नंबर होता है? 0 पॉइंट समथिंग, 0.003, 0.004, 0.00001, 1 से छोटे नंबर है ना, 0 पॉइंट कुछ भी, तो ये हमेशा 1 से छोटा रहेगा, याद रखिएगा। और ये चीज़ हम फिजिक्स में दसों जगह यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पर इम्प्लाइड क्या चीज़ है कि x क्या रहेगा हमेशा? वेरी वेरी लेस देन 1 हमेशा। ठीक है, बोला ये याद रहेगा या नहीं रहेगा? तब हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक, अब मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ बाइनोमियल के फॉर्मूले से, थोड़ा मेरा हेल्प करो इधर, बताओ। ठीक है, ठीक है ना, ध्यान से देखो। पहला क्या लिखते हैं? NC0, NC0। ठीक है, NC0 क्या होता है? आप तो कर चुके तो मैं लिखना नहीं चाहता। NC0 हमेशा क्या होता है? 1। लिखूं क्या? नहीं लिखना। फिर क्या लिखते हैं? पहले टर्म का पावर n, पहला टर्म कौन है? 1 का पावर कुछ भी चढ़ा दो, क्या आएगा हमेशा? 1 का पावर कुछ भी चढ़ा दो 1, हमेशा 1 ही रहेगा वो ना। 1 का पावर 1 लाख कर दो तो 1 ही ना रहेगा। ठीक है ना। x का पावर क्या रहेगा फिर? सेकंड टर्म का पावर 0, ये सेकंड टर्म है, फिर पावर 0 करना है। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो वो भी 1 हो जाना है। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये तो 1 है, यही है पहले से, तो 1 ही रहा पहला टर्म। आया नहीं आया? पहला टर्म हो गया, खत्म। दूसरा टर्म देखो, NC1 कितना होता है? NC1 n ही होता है ना, यहाँ हमने पावर n ही रखा है, इसलिए मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? n। हाँ जी, सेकंड टर्म का पावर n-1, सॉरी नॉट सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म। x क्या है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यानी 1 का पावर कुछ भी चढ़ा दो, क्या रहेगा वो? 1 ही रहेगा ना। तो लिखूँ? लिखना है क्या? नहीं। सेकंड टर्म का पावर क्या है? 1। तो ये रहा सेकंड टर्म, इसका पावर आप 1 चढ़ाओगे तो x तो रहेगा ना। ठीक है ना, nx हो गया। समझ आया यहाँ तक? तीसरा टर्म देखो, NC2। NC2 आपको सॉल्व करना पड़ता था ऐसे, यही था ना NC2। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? ओके। पहले टर्म का पावर कुछ भी, कौन है पहला टर्म? 1, तो ये तो 1 ही बन जाएगा, लिखने की जरूरत है क्या? दूसरे टर्म का पावर क्या करना है? बोलिए, स्क्वायर। इसको मैं अभी NC2 ही लिख दूं ना। पहले टर्म का पावर हमने कुछ भी चढ़ाया, वो 1 ही हो गया, नहीं लिखे। दूसरे टर्म का पावर 2, ये रहा दूसरे टर्म का पावर 2। समझ आया? इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा, NC3 x⁴, NC4 x⁴, ऐसा बढ़ता जाएगा ना। 1 तो कहीं नहीं लिख रहे हैं हम ना, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बोलो, यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? बोलो, समझे भाई कि नहीं समझे? बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलो थोड़ा। समझ गए? हाँ। अब देखो मैंने शर्त क्या लगाई थी? x कैसा होना चाहिए? 1 से छोटा। 1 से छोटा यानी ऐसे ही कुछ नंबर होगा ना। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। 0.1 1 से छोटा है कि नहीं? यहाँ पे देखो x आता है, और यहाँ पे क्या आया? x²। यहाँ पे क्या आया? x³। यहाँ पे क्या आया? x⁴। अब ध्यान से समझना जो पॉइंट मैं समझा रहा हूँ। ये x है, यही है ना, x 1 से छोटा। तो एक बार हमको x की जगह ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे। जब x² करेंगे तो फिर इस नंबर का स्क्वायर करना पड़ेगा। जब x³ आएगा तो इस नंबर का क्यूब करना पड़ेगा, 3 बार मल्टीप्लाई। तो मान लो स्क्वायर करना पड़ा, तो इसको आप स्क्वायर जब करोगे तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना आपस में 2 बार, तो ये कितना आएगा? इतना आएगा।
अब मुझे बताओ, ये x है और ये x स्क्वायर है? x को देखो, x स्क्वायर को देखो, कौन बड़ा कौन छोटा? x को देखिए और x स्क्वायर को देखिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है? x बड़ा है और x स्क्वायर छोटा हो गया। x क्यूब करते तो आप समझ रहे हो, डेसिमल फिर 3 डिजिट के बाद लगता ना, तो फिर ये ऐसे बन जाता, ऐसा कुछ बनता। तो फिर ये x क्यूब, इसको भी देख लो, कौन बड़ा कौन छोटा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पावर बढ़ाया तो इसकी वैल्यू क्या होते जाती है? छोटी होती जाती है। और 0.1, 0.01, 0.001 फिर और 0001 आएगा। इतना छोटा होता जाता है कि इसको आप निगलेक्ट कर सकते हो, छोड़ सकते हो। छोटा होता जा रहा है ना। तो जब इसका पावर बढ़ने लगता है, वेरिएबल का पावर बढ़ने लगता है, तो वैल्यू इतनी छोटी होती चली जाती है कि आप उसको छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में। आया समझ में? इसी चीज़ का फ़ायदा हम उठाते हैं। और यहाँ से लेके x स्क्वायर वाले, यहाँ से लेके आगे जितने टर्म हैं सबको क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। क्योंकि हम जान रहे हैं x स्क्वायर, x का पावर 3, x का पावर 4, x का पावर 5 अगर करते गए तो वैल्यू क्या होते जाएगी? छोटी होती जाएगी। और उतनी छोटी क्वांटिटी को जोड़े घटाएं, ना जोड़े ना घटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उससे अच्छा छोड़ दीजिए। समझ गए? तो यहाँ पे आप एक टाइटल दे करके कि हायर पावर ऑफ x या x स्क्वायर एंड हायर पावर ऑफ x कैन बी निगलेक्टेड बीइंग टू स्मॉल। यानी x स्क्वायर और उसके आगे हायर पावर ऑफ x, x का पावर 3, x का पावर 4, x का पावर 5, समझ रहे हैं? बहुत छोटे होते चले जाते हैं, इसलिए उनको क्या कर देंगे हम? निगलेक्ट, छोड़ देंगे। समझ आया बात कि नहीं आया? बोलिए, आया? तो सिर्फ कितना बचा काम का चीज? 1 + nx, बस। और ये बन गया आपका फॉर्मूला जो फिजिक्स में यूज होने वाला है, छोटा सा बाइनोमियल से। समझे? नहीं समझे? बोलो, समझे? देखो कितना छोटा सा फॉर्मूला बना। इसको बनाने के लिए 1 घंटे का भूमिका बांधना पड़ गया बाइनोमियल में आपके लिए। बोलो जी, ठीक है यहाँ तक कि नहीं है? कि कोई प्रॉब्लम? बोलिए, बताइए। ठीक है कि कोई समस्या आया यहाँ तक? जल्दी से बताओ। यहाँ तक कोई समस्या? आगे के टर्म क्यों छोड़ रहे हैं हम? रीजन समझ रहे हो? अच्छा, सबसे पहला सवाल, ये कब लगेगा? जब ये कैसा होगा? 1 से छोटा। पहला टर्म हमेशा कितना होगा? 1। और उसके साथ जो लिखा जाएगा वो हमेशा 1 से कैसा रहेगा? छोटा। उसका पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। समझ आ गई बात? निकाल के दिखाओ। मैं आपको बोलता हूँ 1.003 का पावर 3 है, सॉल्व कीजिए। 1.003 का पावर 3 है, सॉल्व कीजिए। ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन समझे? तो डायरेक्ट 3 बार मल्टीप्लाई नहीं कर देना है ना, नहीं तो मैं यहाँ पावर 12 लिख दूंगा तो 12 बार फिर आप पावर मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। समझ रहे हैं? तो डायरेक्ट नहीं करना। सबसे पहला काम इसको किस रूप में लाना? इस रूप में। कैसे ला सकते हैं उसको? सबसे पहला काम, इसको आप लिखोगे ऐसे, 1 में जुड़ा है ना ये वाला हिस्सा, 1 ये तो आता है ना करना आपको कि नहीं आता है? बताइए। दोनों जुड़ेंगे तो 1.003 आ जाएगा। बोलिए, आया या नहीं आया? आया। अब ये इस रूप में आ गया कि नहीं? पहला टर्म 1 है और दूसरी पार्टी 1 से छोटी है, देखो है, तो बाइनोमियल से एक्सपांड हो जाएगा कि नहीं? डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं? 1 + n कितना? 3 × x, यही है ये। तो कितना आ गया ये? 1 + ये 1.009। दिस इज आंसर। अब आप कैलकुलेटर निकालिए, थोड़ा उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके देखिए इसको, ये आता है कि नहीं। देखो देखो, फ़ोन रखे हो तो मल्टीप्लाई करके देखो।
चेक करने पे आया ना 1.009, आगे भी आ रहा है डिजिट, लेकिन वो 0 के बाद आता होगा, 9 के बाद 0 आता होगा, तो आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है ना, ये हो गया, हो गया। एक और करके बताओ, लिखो 2.002, 2.002, 2.002 टू द पावर 16, 16। ठीक है, 2.002 टू द पावर 16 सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे? तो इसको सबसे पहले इस रूप में लाना है आपको। इस रूप में लाने के लिए 1 होना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे ना, इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे पूरे में से। देखो कैसे निकालते हैं, 2 इंटू लिख सकते हैं तो 1 के फॉर्मेट में आ जाएगा। ऐसे देखो, खाली अंदर वाले नंबर को देखो, लिख सकते हैं, वही चीज़ है। इधर देखो ना ये छोरे लोग, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई करने पे यही चीज़ बन जाएगी। ठीक, ये अब हमको 2 निकालना पड़ेगा बाहर, लेकिन 2 के ऊपर कौन सा पावर लगा हुआ है? तो जब 2 बाहर निकालोगे तो 2 अपने पावर के साथ बाहर निकलेगा। सो 2 का पावर 16 बाहर निकल गया, अंदर में क्या बचा? 1.001 का पावर 16। ये अब इसको आप तोड़ सकते हो, वो तोड़ने का तरीका आप जान चुके हैं कैसे तोड़ना है। सो दिस इज 2 टू द पावर 16। क्या लिखना है इसको? 1 प्लस ये, देखो पहला टर्म 1 बन गया और दूसरा टर्म क्या बन गया? 1 से छोटा, तो लग जाएगा बाइनोमियल का एक्सपांशन कि नहीं लगेगा? लग जाएगा। 2 टू द पावर 16 और यहाँ क्या लिखना है? 1 प्लस n है हमारा 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.001। ठीक है, 2 टू द पावर 16 एंड दिस इज 1 पॉइंट। आप मल्टीप्लाई करके देखो, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल कम 0.16। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पोर्शन बनेगा और 1 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, करके देखो, मेरे बोलने से नहीं, आप करके देखिए। तो कुछ क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, ताकि 1-2 क्वेश्चन लेते हैं तो आपका प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा सा ना बाइनोमियल पर। फिर दोबारा जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहीं ये यूज़ होने वाला है ना, फिर इसकी क्लास दोबारा रिपीट नहीं हो रही। अब देखो, ये हमारा छोटा सा सुंदर सा फॉर्मूला बन गया। शर्त आप समझ गए कि कब क्या रहेगा, तो ये कब यूज़ करोगे आप डायरेक्ट। इसमें यहाँ तक भी आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ तक भी यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितने डेसिमल प्लेस तक आंसर पूछा है क्वेश्चन के ऊपर। जैसे इसमें आंसर कितने डेसिमल प्लेस पर आया, डेसिमल के बाद क्या 2 डिजिट है, तो ये 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक आंसर आया इसमें। अगर क्वेश्चन बोलता कि 4 प्लेस ऑफ डेसिमल तक आंसर दीजिए, तो फिर यहाँ तक लेने से तो 3 ही प्लेस तक आ रहा है ना, तो आपको फिर एक स्टेप और इसमें लेना पड़ता, यानी ये भी लेना पड़ता। समझ गए? तब 4 प्लेस ऑफ डेसिमल तक आंसर आता। 6 प्लेस ऑफ डेसिमल बोलेगा तो इसमें तो 3 ही प्लेस तक आया है डेसिमल के बाद। 6 प्लेस ऑफ डेसिमल बोल दिया आंसर निकालो, तब तो आपको इतने में तो नहीं आएगा ना 6 प्लेस डेसिमल के बाद, तो आपको एक स्टेप और लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आपको रट लेना है। अगर क्वेश्चन ने 6 प्लेस ऑफ डेसिमल डिमांड कर दिया तो फिर आपको इसको लेना पड़ेगा, तभी 6 डेसिमल तक आएगा। समझ गए? तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, एटलीस्ट यहाँ तक तो याद रखना है। और NC2 मैंने सॉल्व करना बताया है आपको अभी थोड़ी देर पहले, है ना। तो एक क्वेश्चन नोट करिए, उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस हम करते हैं। लिखिए एक क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ आप नोट करिए। लिखिए, इवैल्यूएट 1001 टू द पावर 1/3। अब थोड़ा सा कठिन ले लेते हैं ना। 1001 टू द पावर 1/3 अप टू 6 प्लेस ऑफ डेसिमल, अप टू 6 प्लेस ऑफ डेसिमल। हो गया? मैं ये रब कर रहा हूँ अब ना, और स्टार्ट करते हैं बनाना। ये क्वेश्चन है हमारा, इवैल्यूएट 1001 टू द पावर 1/3 अप टू 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले इसको उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा जिसका हमने अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले। कैसे लाओगे?
1001। कैसे लिखना है इसको? ऐसे लिख सकता हूँ, 1000 में 1 जोड़ दिए, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 1001, यही है ना 1001। लेकिन यहाँ पे 1000 नहीं होना चाहिए पहले टर्म में, क्या होना चाहिए? 1। और ये नंबर कैसा होना चाहिए? 1 से छोटा। ऐसा कब होगा? 1 से छोटा इसको बनाना है, इसको 1 बनाना है। 1 बनाने का तरीका क्या है? इसको कॉमन निकाल लो, लेकिन इसका पावर भी 1/3 है, इसका पावर भी 1/3 है, समझ रहे? तो जब आप इसको बाहर निकालोगे तो यहाँ तो जगह खाली हो जाएगी, 1 बचेगा, पहली शर्त पूरी हो जाएगी। यहाँ से जब 1000 बाहर निकलेगा तो वो 1000 कहाँ है? यहाँ जो बाहर निकलेगा, नीचे। आता है निकालना? नहीं आता, नहीं आता। देखो 1000 हम कॉमन निकाल रहे हैं, लेकिन 1000 का पावर 1/3 है। ध्यान से समझो इसको ना, ये हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक। और अंदर क्या बचा? यहाँ से 1000 टू द पावर 1/3 निकल गया, तो क्या बचा? यहाँ 1। यहाँ से भी 1000 टू द पावर 1/3 निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1/। वेरी गुड। ये जिसको समझ में आया उससे लगभग सारी चीज़ें बन जाएंगी। आया कि नहीं? अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करा के देखो, 1000 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? जो था पहले। इसको इससे मल्टीप्लाई करा के देखो, 1000 × 1 कितना आएगा? जो था पहले। समझे बात कि नहीं समझे? पावर पे मत जाओ, पावर तो उतना रहेगा ही बाहर निकालोगे तो। बोलो क्लियर है? ये आ गया उस रूप में कि नहीं आया? तो ये जो हमारा ऐसा लिखा हुआ था, ये अब कैसा बन गया? ये और ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो 1/1000 को जब आप डिवाइड करोगे तो ऐसे लिख सकते हो। ये देखो, चेक करो, लिख सकते हो कि नहीं? नहीं लिख सकते हो। डेसिमल के नीचे 1, जितने डिजिट उतने 0, ऐसे ही करते हो ना। तो देखो शर्त पूरी हो गई, इसमें लगेगा बाइनोमियल एक्सपांशन, है कि नहीं? है कि नहीं? और ये 10 बेस वाला नंबर है, तो इसको क्या लिख सकते हो? 10 टू द पावर 3 और 1/3। जब 2 ठो पावर होते हैं तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, याद आया? 3 कट जाएगा। इसको लिखेंगे 10 टू द पावर 3 और बाहर में 1/3 है, तो ये 3 कट जाएंगे ऊपर नीचे। समझे? ये आता है ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, 9वीं कक्षा चैप्टर नंबर 3, ठीक है। इसमें आप लगाइए अब रूल 1 प्लस क्या लगेगा? हाँ, इसको आप एक्सपांड करोगे ना, और 6 प्लेस ऑफ डेसिमल तक बोला है, तो क्या 1 + nx लेने से काम चल जाएगा? ये है ना हमारा फॉर्मूला। NC2 तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ ना, इसको NC1 लिखना था मुझे, NC0, लेकिन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ना। ये वहाँ तक लेना पड़ेगा ना, 3 टर्म तक, तब ना 6 प्लेस आएगा। इसमें तो नहीं आएगा, मुश्किल है। तो हम 3 प्लेस तक जाएंगे। पहला 1 + nx, n क्या है? 1/3, और x कितना है? ये। दूसरा NC2, NC2 कैसे सॉल्व करते हो तुम लोग? ऐसे लिखते हो NC2 n-1/2, यही है ना NC2? बोलो, दिख रहा है? वही है ना NC2? मैं डायरेक्ट लिख दूं, आएगा समझ में? डायरेक्ट लिखूं मैं, पुट करूं, n की वैल्यू कितनी है? हाँ तो बताओ, n की जगह 1/3, फिर n की जगह 1/3 - 1, उसके बाद नीचे 2, x कौन है? यही तो है x। ये 1 + x ही ना होता है। x का पावर क्या करना है आपको? x का पावर 2। आगे के टर्म आप जान रहे हो, छोड़ना है हमको। क्यों छोड़ना है वो सब रीज़न आपको पता है। तो इसके बाद वाले टर्म आप निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हायर पावर बहुत छोटा होता जाता है, ठीक है? बोलो। हाँ जी, ये तो तुम्हारा 10 बचा, सिंपल, इसको कुछ नहीं करना। इसको देखो, इसको आप 3 से डिवाइड कीजिए, कर सकते हैं 3 से डिवाइड। जब आप
डिवाइड करोगे इट विल बी 0 से तो 0 टाइम जाएगा, इस 0 से भी 0 टाइम जाएगा। 1 को 3 से डिवाइड करना है, क्या 1 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो 3 का टेबल 0 बार पढ़ोगे एक बार, 3 0 जा 0, 1 उतर जाएगा। फिर डेसिमल तो लगे हुआ है, डायरेक्ट 1 के आगे 0 लगा दोगे 10 हो जाएगा। फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, ऐसे बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक। समझ आया? तो हम कितने प्लेस तक ले लें? हमको 6 प्लेस तक निकालना है, 6 प्लेस तक। तो हम डेसिमल के बाद एटलीस्ट 7 प्लेस लेंगे, है ना, बाद में एक आध छोड़ देंगे तो चल जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6, एक और ले लेते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये प्लस ये वाला आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? कठिन हो गया 0.001 को 3 से डिवाइड करना, कि करके देखोगे पीछे कैसे डिवाइड करते हैं, बन जाएगा। बन रहा है कि नहीं बोलो, पक्का? हाँ जी, चलो इसको बताओ। देखो 1/3 - 1, एलसीएम 3 आएगा, डायरेक्ट करना सीखिए। एलसीएम 3 आएगा, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 -3 + 1 कितना आया? -2/3, -2/3, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। 1/3, ये जब सॉल्व होगा तो अंदर कितना बचेगा? -2/3, नीचे में 2 है, तो ये तो तुम्हारा हो गया -2/9, नीचे में 2 है तो वो यहीं आएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा? -1/9। कोई प्रॉब्लम आया? तो ये अल्टीमेटली माइनस हो रहा है, इसलिए इसको माइनस कर रहे हैं। -1/9 मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर करिए। 3 प्लेस के बाद डेसिमल है यहाँ पे, तो स्क्वायर करने के बाद कितने प्लेस के बाद आएगा? 6 ही आएगा ना। तो 6 प्लेस के बाद डेसिमल लगाओ। 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये हो गया, ठीक है कि नहीं है? बोलो बोलो, ठीक है ना? चलिए 10, ये तो तुम्हारा हो गया 1.0003333 माइनस 9 से डिवाइड करो उसको, इसको डिवाइड करना है 9 से। तो यहाँ तक तो आप एटलीस्ट लिखोगे पूरा, क्योंकि 0 से तो 0 टाइम जाएगा, तो वहाँ तक तो लिख ही लेते हैं। 0.1 2 3 4 5 ठो 0, 4 5, फिर 1 को 9 से डिवाइड करोगे तो होगा नहीं, 0 टाइम पढ़ोगे एक बार टेबल, 9 0 जा 0, 1 उतर जाएगा। अब 1 के आगे आप 0 लगा सकते हो, तब 9 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे? 10 हो गया ना वो, 9 1 जा 9, फिर 1 उतरेगा, फिर आप 0 लगा सकते हो अपनी मर्जी से। समझ रहे हो ना? एक बार आपको 0 टाइम करना पड़ेगा, एक 0 लगाना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा। ये आता है समझ? ये तो करके देखो लॉन्ग डिवीजन से, तब आप समझोगे। बोलो आता है डिवीजन कि नहीं आता? आता है, ठीक है। उसके बाद आप जितनी बार करोगे 1 1 1 आता जाएगा। ये बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है कि है? कितने प्लेस लिए हैं यहाँ तक हमने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7, 2 3 4 5 6 7, 7 ही तक लेना, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि हमको 6 प्लेस तक जवाब देना है तो एक प्लेस हम ज़्यादा लेके चल रहे हैं। अब इससे इसको आपको माइनस कर देना है, बस कर दो माइनस भला। देखो इससे इसको माइनस करो तो 1 2 3, 1 2 3, ये तो डेसिमल है, आ जाएगा 3, ठीक है। सेम ये है ना, 3 डिजिट तक ये। उसके बाद 3 इस 0 से माइनस, ये 0 जो है 3 से माइनस होगा तो 3 ही आएगा, ठीक है। इस 3 से ये वाला 0 माइनस होगा, 3 आएगा। इस 3 से ये वाला 0 माइनस होगा, 3 आएगा। इस 3 से ये वाला 1 माइनस होगा, कितना आएगा? 2 आएगा। बस 10 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो एक डिजिट डेसिमल आगे खसक जाएगा, बस ये आंसर हो गया। ठीक समझे?
समझे कि नहीं समझे? पक्का? सही में समझे कि नहीं समझे? तो मेरा ख्याल है बाइनोमियल अब आपसे बन जाएगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके घर के लिए मैं दे रहा हूँ, आप करके लाएंगे ये ना। लिखिए सेम क्वेश्चन, इवेलुएट, इसको आप लिख लीजिए 999 टू द पावर 1/3, ठीक है, अप टू 4 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो 4 प्लेस ऑफ डेसिमल के लिए कितने टर्म लेने हैं बाइनोमियल के? बाइनोमियल के कितने टर्म लेने? 1 2 3, कैटो टर्म। 6 प्लेस ऑफ डेसिमल का क्वेश्चन था तो हमने 3 ठो टर्म इन्वॉल्व किए, तब 6 प्लेस तक आंसर आया। सिर्फ 4 प्लेस तक आंसर देना है तो कितने टर्म में आ सकता है? 2 टर्म। तो मात्र आप ये 2 टर्म उठाना और सॉल्व करके लाना, ठीक है, और मुझे दिखाना। समझे? आया समझ में ये कि नहीं आया? आया। अब ये यूज़ कहाँ होगा? तो जब हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझे? क्या पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसमें हम आपको स्टोरी सुनाएंगे कि जब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, किधर बढ़ते हैं? ऊपर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, ठीक है, और उसकी वैल्यू जी डैश हो जाती है किसी भी हाइट एच पर, ठीक है ना। सरफेस पर कितनी वैल्यू होती है जी? अर्थ की सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, पढ़े हो ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे ये कम होता जाता है, तो इसको मैं जी डैश लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कितना कम होता है? इसका फ्रैक्शन होता है ये r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये ऐसे इतना कम हो जाता है, ठीक है। अब इससे आगे की स्टोरी सॉल्व ही नहीं होती, ये डेरिवेशन में आएगा। इसके आगे का स्टेप जब मैं लिखूंगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, अगर आपको बाइनोमियल नहीं आता तो। लेकिन बाइनोमियल आता है तो फिर आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं कि ये नॉट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, दिस इज r प्लस h का स्क्वायर, ये r प्लस h का स्क्वायर, ये ऐसा रहता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं r अपॉन r प्लस h, दोनों में स्क्वायर है तो कॉमन स्क्वायर निकाल सकते हैं ऊपर, इसका भी स्क्वायर है इनका भी स्क्वायर है, तो दोनों का एक स्क्वायर लगा सकते हैं कॉमन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे पलट देते हैं। पलटने से पावर नेगेटिव पॉजिटिव होता है, जैसे आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हो, पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो इसका साइन चेंज हो जाता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसको हमने लिख दिया r प्लस एच अपॉन r, और ये पावर क्या हो गया? -2। पावर का साइन चेंज कीजिए, काम चल जाएगा आपका, समझे? बोलो, ठीक है, यहाँ तक समझ आया? बोलो बोलो। ये मैं एक एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे यूज़ होता है ये थोड़ा ध्यान से समझो, उसके बाद क्लोज करते हैं क्लास। हाँ जी, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो r इसके नीचे भी लगा सकते हैं, इसके नीचे भी लगा सकते हैं, तो r अपॉन r क्या हो जाएगा? 1, h अपॉन r क्या हो जाएगा? ये -2, ये a। यहाँ तक तो कर लिए मैथ्स का रूल लगा के, एक्सपोनेंट वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा के। इसके आगे कैसे करोगे? पावर में क्या आ गया? अब ये कैसे सॉल्व होगा? दिक्कत हो गया ना। होगा सॉल्व कि नहीं होगा? नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, r होता है रेडियस ऑफ द अर्थ, 6400 किलोमीटर होता है, कितना? और h है, हम सरफेस से जो ऊंचाई गए हैं, ऊपर गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर जाएंगे? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इतना ही ना जाएंगे ऊपर। उससे ऊपर तो संभव नहीं है जाना। संभव है लेकिन आप थोड़ी ना जाओगे, रॉकेट भेजोगे, सैटेलाइट भेजोगे 36,000 किलोमीटर दूर, आप तो नहीं जाओगे ना वहाँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइट जहाँ हम जा सकते हैं 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, बस ना। अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, कितना? तो 6400 किलोमीटर के सामने ये h 100 किलोमीटर बहुत कम है। तो देखो ये सिर्फ r है 6400 किलोमीटर, और इस 6400 किलोमीटर में कुछ और ऐड हो गया तो ये बड़ी क्वांटिटी हो गई। ये छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर। जब भी छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं कैसा आंसर आता है? लेस देन 1।
छोटा आता है, तो ये छोटा हो गया, ओरिजिनल g से ये छोटा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर, 6400 किलोमीटर है ये, और ये सिर्फ 100 किलोमीटर है। छोटे को बड़े से डिवाइड करोगे तो बहुत छोटा नंबर हो गया ये एक्चुअल में क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया ना, नहीं समझे, बोलो ना। जब भी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे, ये देखो आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा। करके देखो, 3 0 जा 0, 2 उधर गया, डेसिमल लगाए तो 20 हो गया, फिर 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, लेस देन 1 आया कि नहीं आया, 1 से छोटा, बताओ। तो जब भी छोटा नंबर बड़े नंबर से डिवाइड होता है, आंसर हमेशा कैसा हो जाता है उसका, लेस देन 1। तो ये क्वांटिटी लेस देन 1 है कि नहीं है, और ये पहला क्वांटिटी 1 है कि नहीं, ये 1 है, ये लेस देन 1 है, और पावर कुछ भी हो। बाइनोमियल घुस गया यहाँ कि नहीं, इसको सॉल्व करने बोलेंगे और आपको बाइनोमियल नहीं आता तो कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। बाइनोमियल यहाँ लगता है, और यहाँ हम जब करवाते हैं तो फिर बच्चे क्या करते हैं, ऐसे आँख कान खोल देते हैं, ये कैसे हो गया, क्योंकि उनको बाइनोमियल नहीं आता ना। अब आपको आएगा, तो इसमें वो शर्त पूरी हो गई 1 + x वाला। ये देखो, बताओ जल्दी से बताओ, 1 + x टू दी पावर n, पहला टर्म 1 होना चाहिए, ये वाला नंबर 1 से छोटा होना चाहिए, तो बाइनोमियल लग जाएगा। यहाँ वो शर्त हो रही है पूरी कि नहीं हो रही है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है बताओ, 1 फिर प्लस, फिर क्या करना है, nx, n कितना है, तो -2 लिखूंगा तो ये माइनस ही हो जाएगा ना, और ये x हो गया, बोलो बोलो, हो गया एक्सपांशन, खत्म। तो ये कैसे आया रिजल्ट, कहाँ से लिख दिए, बाइनोमियल से। तो वहाँ जब हम करवाएंगे तो फिर आप आंख नहीं फाड़ोगे ना, ये कैसे हो गया, ये कैसे आ गया, समझ आया कैसे आ गया। इसके पीछे भी 1-1.5 घंटे की स्टोरी है जो अभी आपने मेहनत की है, समझे बात, समझे कि नहीं। तो ये रिजल्ट हम लोग वहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर बाइनोमियल का नॉलेज न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा। जब आप वर्क पावर एनर्जी के न्यूमेरिकल्स बनाओगे, ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स बनाओगे, तो जगह जगह पर यूज़ होगा। ये तो मैंने डेरिवेशन का बताया ना एक जगह, बाकी जगह भी यूज़ होना है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, बोलिए कि नहीं आया। अगर कुछ कसर रह गई होगी तो अगली क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको यहीं क्लोज करते हैं, अगली क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल टूल्स में ही, मे बी ट्रिग्नोमेट्री या लॉगरिथम, दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर यहीं ख़त्म करते हैं इसको। एक लास्ट चीज़ जो दिमाग से उतरी जा रही थी, यहाँ पर निगेटिव पावर आया ना, निगेटिव पावर, तो आपको ऐसे केसेस मिलेंगे। देखिए 1 + x टू दी पावर n है, तो आप तो इसको 1 + nx लिख के सॉल्व कर दोगे, है ना। अगर आपको 1 + x टू दी पावर -n मिला तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, डायरेक्ट ये यहाँ निगेटिव आ जाता है ना। यही सेम रिजल्ट अगर यहाँ पर माइनस है, 1 - x टू दी पावर n, ये पॉजिटिव है, यहाँ माइनस आ गया, तो भी रिजल्ट में यही आएगा। करके देखो, समझे, आया कुछ समझ नहीं आया, आया। एक चीज़ और समझो, देखो अगर ध्यान से देखना, अगर इसका पावर कोई होल नंबर है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई भी होल नंबर है ऐसे, तो इसका आंसर कितने टर्म में आएगा, एक ज़्यादा, जब भी एक्सपांड होता है एक ज़्यादा टर्म आता है, 7 टर्म बनेंगे इसके टोटल। लेकिन अगर पावर फ्रैक्शन में है ऐसे, जैसे अभी हमने सॉल्व किया फ्रैक्शन वाला पावर, तो इसमें कैठो टर्म आएंगे। जब पावर फ्रैक्शन में आ जाता है तो टर्म इन्फिनिटी हो जाते हैं, कैठो टर्म बनेंगे इसमें, इन्फिनिटी बनेंगे, ठीक है। ये आप छोटी सी चीज़ याद रखोगे, बेसिक मुझे ये बताना था, ये आपको एटलीस्ट याद रखना है, हो गया। तो ये आप नोट करोगे, ये वाला पोर्शन, ठीक। चलो कल मिलते हैं।